सबसे पहले चलते हैं आपके बचपन और चाइल्डहुड पे, कैसा रहा कि शहर से शुरुआत हुई, माँ बाप, अर्ली चाइल्डहुड, कि मैं उस चीज को भूल ही नहीं पाया। I'm very interested from the irony of wanting a secure job to taking one of the biggest risks right now. स्टार्टिंग में आप अगर आप देखोगे ना कि बिजनेसेस यूज्ड टू बी अ सीसॉ, बिकॉज एक टाइम पे आपका बिजनेस बहुत अच्छा करता है, फिर दूसरे टाइम में आपका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है। बिकॉज बिहार झारखंड से जब हम आते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बचपन से सिखाया जाता है, या आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, और हमारे टाइम पे एमबीए आ गया। मैं जानना चाहता था उस युवक की क्या मनोस्थिति, क्या वो करेज था, क्या कितना वो डर था। आज के दिन में मुझे सोच में डाल दिया आपने इस बात को पूछ के। रिश्तेदार तो ये भी बोलना चालू कर दिया था पापा को कि ये शॉर्ट मनी के लिए ना अपना करियर करा देता है। कि वो पहले 2 इंसिडेंट्स जब आपको कन्विक्शन की जरूरत थी और शायद आपको अपने आसपास से और सबसे जरूरी आपको पिताश्री से मिली। शुक्रिया करना चाहूंगे आपके पिताजी का। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत हूं के इस एपिसोड पे आप सभी हमारे साथ बने रहें और भारत की वो कहानियां सुनते रहें और हमारा साथ देते रहें इस जर्नी में, जहां मैं भारत हूं प्लेटफॉर्म का ये कोशिश रही है कि हम वो कहानियां लाए जो छपती नहीं है, जो आपके कानों तक आती नहीं है, पर जिनमें दम है, जो इंस्पायरिंग है और जो हमें कहीं जाने की, कुछ कर देने की प्रतिभा देती रहती है। तो ऐसी कुछ कहानियां आज भी लेके आएंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे हम अपनी सिग्नेचर स्टाइल में नाम नहीं लेते, पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, हम उसके थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ लोग दूसरों की कहानियां लिखते लिखते इतिहास में अपनी जगह बना लेते हैं। कुणाल किशोर वो नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों को आवाज दी, कभी चुपचाप, कभी चौंकाकर। पर आज वो सिर्फ कहानियां नहीं रच रहे, वो एक पूरी इंडस्ट्री का भविष्य लिखने जा रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट आईपीओ फॉर अ पीआर फर्म इज एन अनहर्ड थिंग एंड योर ऑडेशियस अटेम्प्ट एंड प्लान्स टू डू इट इज इन द सेम ब्रेथ। हाँ, आपने सही सुना सभी दर्शकों ने। जिस इंडस्ट्री के लोग आज भी बैकडोर मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट का खेल समझे जाते हैं, उसमें कुणाल ने एक प्रतिष्ठित, पारदर्शी और पूंजी बाजार में लिस्टेड बिजनेस मॉडल की एक मनोकामना और ख्वाब को आगे एग्जीक्यूट आप करने जा रहे हैं। भारत में पहली बार एक पीआर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। यह सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, हम मानते हैं कि यह एक आइडिया का पब्लिक वैलिडेशन, एक इनविजिबल शक्ति है जो इंस्टीट्यूशनल स्टैचर को एक क्रांति का रूप देती है। इसी के साथ कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं भारत हूं के प्लेटफॉर्म पे। Welcome. थैंक यू। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम वी आर Thank you. ग्रेटफुल Thank you. दैट यू आर हियर। शुरुआत इससे करते हैं जो हमारा एक सेगमेंट होता है कि अक्सर हम कॉर्पोरेट में काम में बहुत सालों तक करते करते एक टेम्पलेट में आ जाते हैं। वो कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वो बोलते हैं जो चलता है, और आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता। आपने तो पूरी दुनिया को बताया कि क्या कहना चाहिए। पर आज कोशिश करेंगे कि वो कुणाल जो कॉर्पोरेट कुणाल है उसको तो हमारे दर्शक समझे, पर हम उस कुणाल तक पहुंचना चाहेंगे उसकी जर्नी से, जो एकदम हम्बल रूट से निकली, जिसने अपने दम पे फर्स्ट जनरेशन एक ख्वाब देखा, धीरे धीरे एक एक ईंट करके एक पूरी संस्थान बनाई। तो जाते हैं इस कहानी पे और सबसे पहले चलते हैं आपके बचपन और चाइल्डहुड पे, कैसा रहा कि शहर से शुरुआत हुई, माँ बाप, अर्ली चाइल्डहुड, क्या आपके अर्ली इंप्रेशंस आपको याद आते हैं? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जहां आपको
आपकी याददाश्त ले जाए। मतलब अर्ली ऑन अगर मैं, इफ माई मेमोरी गोज बैक, मेरा फर्स्ट मेमोरी है स्कूल। और स्कूल में आप टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा है और आप ऑडियंस में बैठे हो, और बॉयज स्कूल है तो उसमें आप परफॉर्मेंस जो होता है उसमें लड़के को ही लड़की बनना पड़ता है, और परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, उसके बीच में एक अनाउंसमेंट आता है, कुणाल किशोर इज कम बैक स्टेज। तो आई वाज सरप्राइज्ड, कुणाल किशोर 6C प्लीज कम बैक स्टेज। अब मैं भागकर ग्रीन रूम जाता हूँ, तो ग्रीन रूम में मुझे पता चलता है कि मेरे कज़न जो मेरे सीनियर हैं उनको 2 परफॉर्मेंसेस करना था, एक परफॉर्मेंस में उनको लड़की बनना था। तो उनका जो एक बीच का परफॉर्मेंस था उसमें उनको वो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू परफॉर्म। दैट वाज अ लाइक अ between the two performance, it was like a ad break kind of a performance, ताकि आपके ऑडियंस को इंगेज कर पाए। it was like a first time that वो आपको घर में फैमिली के बीच में वो परफॉर्मेंस करने के बजाय एक ऑडियंस के बीच में विदाउट प्रिपेयर्ड आपको परफॉर्मेंस करने के लिए और आई वाज अ स्किल डांसर इन माय ओन वे। सो मैंने आई वाज एक्साइटेड कि स्टेज मिल गया, मैं डांस करूँ। आई वेंट, आई डांस्ड। तो वो मेमोरी मुझे हमेशा याद इसलिए रहती है बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन अ स्टेज where you might get stage fear, went unprepared, and there was a call that came from nowhere, and I went through the call, और मैंने उस कॉल को वो करके उसके बाद मैंने वो जो स्टेज परफॉर्मेंस इतना एंजॉय किया, वो जो ऑडियंस चीयर था, जो जिस तरीके से मेरे को रिएक्शन मिला, कि मैं उस चीज़ को भूल ही नहीं पाया। फिर मैं स्कूल में मेरी पॉपुलैरिटी उसी लेवल पे बनी रही बिकॉज मैं एक छोटे से शहर हज़ारीबाग से आता हूँ, झारखंड में, एंड ये अबाउट रांची विच इज़ टाउन ऑफ धोनी, वहाँ से 100 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ ना एयरपोर्ट है ना ट्रेन स्टेशन है अभी तक, बिकॉज इट्स अ हिली एरिया। तो वहाँ का नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन इज़ अ प्लेस कॉल्ड कोडरमा, विच इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट 55-60 kilometers away from the town. So it is a very small town, but minerally very rich. मतलब बहुत सारे माइका माइनिंग और वो सारा होता है। बट मुझे वो अर्ली मेमोरी इसलिए याद है बिकॉज दैट मेमोरी एक्चुअली ऑलवेज रिमाइंड्स मी द फर्स्ट experience where you had to go in front of a large audience, unprepared, and perform, and it actually changed something in me. वो दिन मेरे लिए कुछ एक ट्रिगर पॉइंट था जो एक इन हाउ वुड आई से अ शाय किड, उसका वो शाइनेस लेकर चला गया। वो मेरी फर्स्ट मेमोरी है चाइल्डहुड की। और जहाँ तक चाइल्डहुड की बात करूँ मैं तो आई कम फ्रॉम हम्बल मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर यूज्ड टू रन अ बिजनेस ऑफ बसेस, इंटरस्टेट बसेस चलती थी हमारे, और इंटरस्टेट बसेस लार्जली पापा ने उस वक्त इंदिरा गांधी का एक एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव था जिसमें वो जितने भी ग्रेजुएट थे उनको 1 लाख का लोन प्रोवाइड करते थे। सो उन्होंने वहाँ से वो लोन लेकर, जो आज के दिन में मिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू डू, वेयर ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक टाइम पे इंदिरा गांधी ने भी, और आई डू फील दैट टू लीडर्स आर वेरी सिमिलर इन देयर अप्रोच ऑफ लीडरशिप। वहाँ से पिताजी ने चालू किया था, और एंड वी कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली। मतलब हमारे कितने 5 चाचा और 4 बुआ हैं। बिकॉज माई दादाजी वॉज मैरिड थ्राइस। मतलब फर्स्ट दादी we lost her, then the second dadi, which was my dadi, we lost her as well because of small this thing called tetanus. So वो उस वक्त tetanus के injections नहीं होते थे, तो we lost her, and the third dadi is still alive,
I met her today because today we were celebrating father and mother's 50th anniversary. They are no more, but we said we'll celebrate it together. तो उस जर्नी में हमारा हमेशा से बिजनेस वाज स्टार्टिंग में, आप अगर आप देखोगे ना कि बिजनेसेस यूज्ड टू बी अ सीसॉ, बिकॉज एक टाइम पे आपका बिजनेस बहुत अच्छा करता है या दूसरे टाइम में आपका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है. तो आई हैड सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ बिजनेस एंड आई वाज एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज थॉट आई विल नेवर डू बिजनेस. मतलब मुझे कभी बिजनेस करना ही नहीं है, बिकॉज at least if you're in job, you know you have a secured earning, you have a secured living. And that was my first understanding of living through the ups and downs of entrepreneurship. And that never, like, I never saw the complete upside of business. I saw some upside, but there was a lot of downside. And especially if you're coming from a small town, that is the story of entrepreneurs, जो independent entrepreneurs होता है. So वो मेरी जर्नी वहाँ से चालू हुई, where my mind was always telling me that I'll never get into business. So मैं वहाँ पे stop करूँगा ताकि ये structurally मैं कहीं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, but नहीं, बिल्कुल आपने सही दिशा में हमें ले गए हैं. बस मेरे मन में 3 चीजें आई कि देखिए, विधि का विधान, कि जो 6ठी कक्षा का लड़का स्टेज पे जाने से डरता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शख्सियत बनेगा जो बड़े बड़े फाउंडर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों को वर्ल्ड स्टेज पे खुद लेके जाए. तो देखिए कितनी लंबी जर्नी आपको विधि के विधान ने कवर करवाई है. और बिजनेस वाले पार्ट के तो हम जाएंगे. उससे पहले मुझे लगता है कि अमन के मन में काफी चीजें हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं. नहीं तो मैं आई एम वेरी इंट्रिग्ड. आपने अपना मेटामॉर्फोसिस मेंशन किया, where the caterpillar turned into the butterfly, and I'm very interested from the irony of wanting a secure job to taking one of the biggest risks right now. Entrepreneurship भी करी आपने, so sometimes the destiny plan होता है, and now you are at the forefront of setting precedents. What made you change from, आपने करी सिक्योर जॉब, पहले तो वो थोड़ी जर्नी बता दीजिए, और फिर वहां से फर्म, पीआर फर्म वगैरह का चेंज कैसे आया फॉर एवरीबडी, के क्या प्रोफेशनल जर्नी रही. और इससे पहले कि आप इस मोमेंट को छोड़े जहां तक आप आए, एक ऐसी स्मृति या एक ऐसी सीख, चाहे वो माँ बाप की हो सकती है, किसी ऐसे गुरु की, वो ऐसी क्या थी जो तब आप पे छाप छोड़ी, जो आज तक आप उसे याद रखते हैं, कैरी करते हैं, उसको लेके चलते हैं? चलिए. एक और ये मैं बहुत बड़ा सीख लिया है मैंने. माय फादर यूज्ड टू से दैट व्हेन यू आर इन अ स्लिपरी ग्राउंड, you first find your footing before you want to pull out anybody. That means वो जो बोलते हैं ना, आपके ऑक्सीजन का मास्क पहला अपना लगाइए, फिर आप किसी को हेल्प कीजिए. तो वो बहुत बड़ी लर्निंग है, बिकॉज कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम खुद एक मकाम पे होते हैं जहाँ पे हम खुद अपना एक वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उस कोशिश के टाइम पे आप किसी और को उठाने की कोशिश करेंगे तो ना आप उठ पाएंगे ना वो उठ पाएंगे. सो इसीलिए मुझे वो ना हमेशा याद रहता है. और वो लर्निंग को लेके I always look at mapping that if you require to do something, are you on a ground that you can help the person? Okay. So I always keep that in mind. It's the biggest learning that my father had given me, and he had gone through his own failure in terms of trying to pull up people while he was not on a very strong footing on the ground. Coming back to your question, मैंने कभी मतलब अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी एक जॉब की तरफ प्लान वे से गया नहीं. मैं बिकॉज बिहार झारखंड से जब हम आते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बचपन से सिखाया जाता है. या आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, और हमारे टाइम पे एमबीए आ गया था कि ये आप एमबीए कर सकते हो जिसमें आपको बैंकिंग जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपको एक सिक्योर्ड
जॉब किसी आईटी कंसल्टिंग फर्म में मिल जाएगी. सो बाय द टाइम आई एंड मतलब ओरिजिनली मैं आईटी के लिए तैयारी कर रहा था. Okay. मैंने इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी तैयारी करी, बट माई फादर व्हेन ही केम वंस टू विजिट मी टू दिल्ली, तो मैंने उनको बहुत ऑनेस्टली बिठा के बोला कि पापा मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ, बट मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता. मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ जितना आईटी के लिए पढ़ना चाहिए. इट रिक्वायर्स 24 आवर्स ऑफ स्टडीज. मैं उतना नहीं पढ़ रहा हूँ. मैंने बोला अभी मेरे जानने में एक कोर्स आया मास कम्युनिकेशन, उसके थ्रू आप ना फिल्म मेकिंग में जा सकते हो. Okay. तो मैं मास कम्युनिकेशन परस्यू करना चाहता हूँ. अभी अंडर ग्रेजुएट नया प्रोग्राम चालू हुआ है. माई फादर दैट वे वॉज वेरी प्रोग्रेसिव. ही सेड आर यू कन्विंस्ड यू हैव डन योर रिसर्च? आई सेड आई हैव डन माई रिसर्च. और उसी टाइम पे एक हमारे टाउन के एक सीनियर थे जो मेरे भैया के रूममेट थे. उन्होंने XIMC से पढ़ाई करके उन्होंने बॉम्बे में अपना काम चालू किया था. एंड देन ही हैड असिस्टेड इन मेकिंग मिशन कश्मीर. सो उनका नाम दिखता था हमें. फिर उनसे पापा की बात करवाई. एंड he's right now directed a lot of movies, name called राजकुमार गुप्ता. सो हाँ, सो उनसे मैंने पापा की बात करवाई. उन्होंने बोला कि ये इमर्जिंग सेक्टर है, इसमें ऑप्शंस बहुत सारे खुलती हैं. अभी ये फिल्म मेकिंग में जाना चाहता है, बट हो सकता है वो एडवर्टाइजिंग में चला जाए, मीडिया एंड जर्नलिज्म में चला जाए. सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं. सो आप इनको जाने. एंड भी आई वेंट डिड माई मास कॉम करने के बाद भी मतलब टाइम ऐसा आ गया था कि आई हैड टू पिक अप सम वर्क. मतलब फाइनेंशियली पापा वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. सो आई had no option to go and struggle in Bombay to pick up and spend time to find my place. So I started to actually work. And उस टाइम पे BPOs बहुत चलते थे. उसमें सिर्फ लैंग्वेज स्किल चाहिए था. अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाएगी. So the first thing that I did was picked up a job in BPO. 2-3 months I did my BPO job, but I realized that this is not going in the right direction. And then my then girlfriend, she told me that there is an opportunity. यहाँ पे एक जॉब इंटरव्यू है, एक PR फर्म का जॉब इंटरव्यू में गया. और they selected, they were opening their first office in Bombay, in Delhi. They were a Bangalore center agency. I was not sure because यहाँ पे मैं 8,500 की नौकरी कर रहा था, इधर 6,000 की नौकरी ऑफर मिली. तो मुझे उस टाइम पे लगा कि am I sure that I can manage with this cost? तो मैंने दोनों नौकरी पकड़ ली. एक रात की होती थी और एक सुबह की होती थी. What year was this? This is 2003. Oh, okay. So 2003 में मैं 9 से 5 PR का जॉब करता था. फिर मैं 5 o'clock निकल कर घर जाता था. 6:30 7 o'clock मेरी पिकअप होती थी कैब की, और 8 o'clock मेरा लॉग इन टाइम होता था. उसके बाद 4 o'clock मेरा पिकअप होता था. तो कैब में मैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक कैब में सोता था. फिर 5 बजे से लेके 8:30 तक मैं घर में सोता था. दैट वाज द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप एंड देन गो बैक अगेन टू द. बट 2-3 months I started to realize I'm killing myself. So then I said, let me drop the BPO one. It's a compulsion that I am carrying on. So मैंने BPO का जॉब ड्रॉप किया. बट साथ साथ में मैं कैट का प्रिपरेशन कर रहा था. Okay. जो कि what is a common aptitude test for MBA Yes. colleges. तो while this was happening, I learned the ropes of PR industry, and I said, then I'll not work for anybody else. I'll start my own firm. And मैंने अपना फर्म जब चालू करने का प्लान किया, तो कॉलेज से 2 जूनियर भी पास आउट हो रहे थे. उनको भी ज्वाइन करना था. मेरी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे she was also getting into film making, but I said I don't want to come in because वो MCRC में उन्होंने पढ़ाई किया था जामिया में. तो I said you help me while I'm setting this up. तो she also joined me. So हम 4 लोगों ने एक साथ कंपनी चालू किया. उस टाइम पे वो कंपनी का नाम था Precision PR. और early on, I was 21, 22, I started this company. And वो और 3-4 सालों में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया. मतलब काफ़ी दिल्ली में we became like go to agency for
all the restaurateurs, all the fashion, all the lifestyle. But I was not happy in Okay. where we were going. So I decided that I'll change my route. I would want to pursue more corporate PR. So हमारी पार्टनरशिप फिर टूटी उस वक्त, और एक नए पार्टनर हमारे साथ आए, गौरव पात्रा. तो हम जब ये तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया, तो हम तीनों का विजन भी बहुत अलाइन था, बिकॉज वी वांटेड टू एक्चुअली बिल्ड अ agency which can actually do corporate PR, because we realized in the lifestyle and other side of PR, scalability is a problem. और मैं तब तक सोच भी नहीं रहा था कि ये scalability, और मतलब रिश्तेदार तो ये भी बोलना चालू कर दिया था पापा को कि ये शॉर्ट मनी के लिए ना अपना करियर खराब कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट कोई नहीं करता था. 2003 की बात कर रहा हूँ. तब फैमिली में का जितनी बार आप किसी भी गैदरिंग में जाओ तो सब अलग अलग कोने में बिठाकर आपको समझाते थे कि बेटा आप MBA क्यों नहीं कर लेते हो. और उस टाइम पे KG सोमैया करके एक कॉलेज था जिसमें मेरा एडमिशन होना भी था, बट आई हैड स्टार्टेड टू अर्न, मेरे क्लाइंट्स बन गए थे. तो लॉट ऑफ पीपल वर एट द बैक ऑफ माई दिस थिंग. पेरेंट्स को ये भी बोल रहे थे कि ये इवेंचुअली अपना ये बिजनेस बंद करेगा और तब बहुत लेट हो जाएगा, और MBA में ही हैज टू रीस्टार्ट. But thankfully, I didn't listen to anybody. I went with my gut, and things started to roll out in my favor. And उस जर्नी में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो right place at the right time रहा है, क्योंकि 2007 में जब हम लोगों ने ये कंपनी चालू करी वैल्यू 360, लीमन ब्रदर फेलियर 2008 में हुआ. आपके पास जो भी क्लाइंट्स थे वो बंद हो गए. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 2008 में एक, मैं उस एंटरप्रेन्योर का नाम बाद में बोलूँगा, बट एक एंटरप्रेन्योर ने रीच आउट किया सेइंग कि हम एक लॉयल्टी कार्ड बेचते हैं जिसमें आपको ना डिस्काउंट रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, उसका PR करवाना है. और उस टाइम पे ना मीडिया लैंडस्केप ऐसा था कि एक लॉयल्टी कार्ड का ना आप PR नहीं कर सकते हो, कोई मीडिया स्टोरी ही नहीं लिखेगी, क्योंकि मीडिया का लैंडस्केप बहुत लिमिटेड है कि वो आपको मार्केट की स्टोरीज करती थी, आपके बैंक्स की स्टोरी करती थी, बट ये लॉयल्टी कार्ड वगैरह का स्टोरी नहीं हो सकता. तो हमने मना कर दिया था. बट 2009 में लीमन ब्रदर फेलियर के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ था. दोबारा उसी एंटरप्रेन्योर का मेल आया. उन्होंने तब तक एक एजेंसी के साथ काम करके देख चुका था, और हम क्योंकि हम रेस्टोरेंट में PR कर रहे थे तो हमारा नाम वहाँ पे था, तो वो दोबारा हमारे पास आया. उन्होंने बोला कि वी अगेन वांट टू ट्राई, और हमारे पास ऑप्शन नहीं था. हमने बोला चलो 3 महीने काम कर लेते हैं, उनके पास से जो पैसे आएंगे हमारे पास कुछ ब्रीदर मिलेगा कंपनी को सस्टेन करने के लिए. फिर हमने उनका काम ऑप्शनली चूज किया पिक करने का, और जब हमने चूज किया उनके कार्ड का नाम मनी सेवर था. तो लॉयल्टी कार्ड को उन्होंने ऑनलाइन ले गया, और वो उन्होंने अपने कार्ड का डील जो है ऑनलाइन बेचना चालू किया स्नैपडील के नाम से. और एंटरप्रेन्योर कुणाल बहल थे, और उन्होंने रीच आउट किया था 2008 में. 2009 में मैंने बाय चांस उनका काम पिक कर लिया था. दे वर द थर्ड यूनिकॉर्न इन द कंट्री उस टाइम पे. तो उनकी स्टोरी की वजह से हमें बहुत रेफरेंस मिलने लग गया, बिकॉज उनकी कहानी जो है हमने बिल्ड किया था इनिशियली. और अगर आपको याद होगा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वर द 2 फेवरेट चाइल्ड इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, एंड कुणाल बहल की कहानी वहाँ से चालू हुई थी, और वी वर द वन टू टेल दैट स्टोरी. वहाँ से हमें एक तरीके से जो जितने भी इन्वेस्टर थे कुणाल बहल के, उन्होंने रेकमेंड करना चालू किया. तो पेटीएम आया हमारे पास, फिर प्रैक्टो आया, फिर अर्बन कंपनी आया, फिर जूम, फिर ड्रूम. तो जूम कार, ड्रूम, सो जितने भी आज के दिन में पिछले सालों में ब्रांड्स बने हैं, वो सारे वर all small startup who were trying to tell their story, and we were the one who took their story out. और वो सारी मीडिया जो है started to tell us that we are the enabler for startups story going out. So वो जो मैं बोल रहा था कि वो कुछ प्लान नहीं था, एक्सीडेंटल कि हम लोगों ने ये किया. मैं उस टाइम पे भी कैट के प्रिपरेशन के बीच में मुझे लग रहा था पॉकेट मनी कमाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बट बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाज the thing that I realized worked for us. मेहनत सब कर रहे थे, और I think we've been lucky and touch wood that at a agency level
there were many things that fell in place, which has made our journey beautiful today. We will need to take a break, but when we come back, I want to know something, which is from a kid who was sure or very afraid of uncertainty to somebody who was in a certain job, what we call, for 3 months and yet charmed, और हर शादी में उसको बैठा के बोल रहे थे क्या कर रहे हो? वो कॉन्फिडेंस चेंज की जर्नी कहाँ, लाइक फादर्स अश्योरेंस वाली तो होगी, पर क्या ट्रिगर था? इफ यू कैन फिगर इट एंड टेल अस, वीड लव टू नो. बिल्कुल, हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे अमन ने कहा कि इस पूरी कहानी में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे सवाल हैं जहां तक हम पहुंचे उसमें, पर मिलते हैं ब्रेक के बाद. स्वागत है सभी दर्शकों का. हम जुड़े हुए हैं अपने कंटिन्यूड कॉन्वर्सेशंस. मैं भारत हूं, एक ऐसी शख्सियत के साथ who turned his fears into fuel in school and then moved on to create his sense of fragmentation into deep focus, juggling multiple jobs and trying to find his calling and purpose, and eventually converted his own silence to amplify the voice of others by building one of the biggest and most successful PR companies. इतनी आसान जर्नी तो नहीं रही होगी कुणाल, जितनी सुनाई देती है. मेरा इशारा है उस 12वीं कक्षा के युवक के मनोस्थिति पे, जिसने अपने पिताजी को ये जानते हुए भी और देखते हुए भी कि उनके खुद के स्ट्रगल्स हैं बिजनेस में और शायद माली हालत इतनी अच्छी ना हो, फिर भी वो हिम्मत जुटाई ये बोलने के लिए कि मैं IIT नहीं करना चाहता, मैं मास कॉम करना चाहता हूँ. मैं जानना चाहता था उस युवक की क्या मनोस्थिति थी, क्या वो करेज था, क्या कितना वो डर था, वो क्या था मन में. क्योंकि माने न माने, भारत में आपको कम से कम उसी उम्र के करोड़ों कुणाल देख रहे होंगे, तो क्या पता आपकी मनोस्थिति से उन्हें कुछ नया जानने को मिले. एक्चुअली मैं पीछे जाकर देखूं तो डे 1 में मैं नहीं बोल पाया पिताजी को कि नहीं कर पाऊंगा. मैंने 2 साल वेस्ट किया. मैंने 12th करने के बाद 2 साल मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, पहले साल ट्राई किया, सब ने बोला कि, और एकेडमिकली ना मैं हमेशा अच्छा था, मैं स्कोर बहुत अच्छा करता था, बट वो आपका एक जर्नी होता है जब आप नॉन डिस्ट्रैक्टेड होते हो बॉयज स्कूल में, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हो. फिर आप बॉयज स्कूल से गर्ल्स स्कूल की तरफ जाते हो, एक डिस्ट्रैक्शन होता है, आप पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं, और वो डिस्ट्रैक्शन से आपका इंटेलिजेंस कहीं नहीं जाता है, बट आपका एफर्ट कम होना चालू हो जाता है. वो एफर्ट जो हमारा कम होना चालू होता है, वो स्टार्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो. इंजीनियरिंग के डायरेक्शन में अगर आपको जाना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगले 5 साल 6 साल, और वो मुझे समझ में आने लग गया था कि आई कांट बी 24 आवर स्टडी चाइल्ड. जब मैंने 2 साल अपने IIT की तैयारी करी, क्योंकि मेरा एक अटेंशन स्पैन 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे, मैं वो लड़का ही नहीं था, मैं उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर सकता था कि मुझे अगले 5 साल 4 साल IIT में सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना. तो जब मैंने 2 साल ऑनेस्टली अपने पिताजी की खुशी के लिए मैंने टाइम लगाया, बट मुझे लगा ये तीसरा साल अगर मैंने दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा. मेरे बाकी फ्रेंड्स इंजीनियरिंग चालू कर चुके थे, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था. आई हैड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. और वो बहुत मुश्किल होता है जब आप उस एज में होते हो. तो कैन यू टेल योर फादर दैट यू हैव थॉट अबाउट योर करियर? एंड वो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2003 की. आज के दिन में तो माई डॉटर शी इज 15 year old and she's told what she wants to do. तो शी इज मोर अवेयर देन व्हाट वी वर. हमारे पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम था. था. हमारे पास
हमारे पास अवेयरनेस की, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी इतना मतलब लिमिटेड था, that you have no other option to actually follow what your parents are saying, what your elders are saying. To defy that took a lot of courage. So to answer your question today, if there are people in Bharat, I would say, in tier 2, tier 3 town, who are following what their elders are guiding and what they want out of them, आपको थोड़ा करेज बनाना पड़ेगा. अगर आपको लगता है आप अपने आप को नहीं देख सकते हो उस जगह जहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा उस जर्नी में आपको कितना एफर्ट मारना है, कितना पढ़ाई करना, और क्या वो पर्सनैलिटी है आपकी. अगर वो पर्सनैलिटी नहीं है आपकी, अगर वो उस डायरेक्शन में आप अपने आप को नहीं देखते हो, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट. एंड वही मैंने अपने फादर को बोला कि मतलब मैं आपके साथ तो झूठ बोल सकता हूँ, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता. और वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल मोमेंट था टू टेक दैट टू हिम, एंड ही वाज विजिटिंग टू हेल्प मी कंसोल कि अच्छा आप इस बार आईटी नहीं हुआ, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हम ज्वाइन करवा देंगे. इस मोमेंट को होल्ड करते हैं और अब उस मोमेंट में जाते हैं जब 21 साल का वो लड़का, बावजूद इसके कि उन अर्ली दिनों में ना किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप का नाम सुना था, जैसे इसने कहा, स्टार्टअप फैशन भी नहीं था, फैड भी नहीं था, और वो परिवार जो देख चुका है कि बिजनेस धंधे में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, नॉर्मल सर्विस नौकरी सिक्योर्ड जॉब का रास्ता छोड़ के एक बिजनेस खोलता है, और फिर अपना कन्विक्शन फिर से मेंटेन करते हुए, क्या सिमिलैरिटी दिखती है आपको अंदर उस युवक में जो दोबारा ये सेम चीज कर रहा है अपने पर्पस और कॉलिंग ढूंढने के लिए? वो क्या अंदर है? क्या वो एक कोई, आपको ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल बर्डन है जो आपको काफी सालों तक रहा, जो आपको लगा कि नहीं इसे मुझे प्रूव करना है, या फिर कुछ और? आज के दिन में मुझे सोच में डाल दिया आपने इस बात को पूछ के, बिकॉज अगर मैं पीछे जाऊं और वापस उस टाइम के बारे में सोचूं, तो वो सेम जो मैंने 3 साल पहले पिताजी को बिठा के बोला था कि मैं ये नहीं ये करना चाहता हूँ, वो दोबारा मौका है जिसमें मुझे फिर से पापा को बिठाकर ये समझाना था कि मैं जॉब छोड़कर अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ. और उन्होंने बोला कि कहाँ से स्टार्ट करो, तो मैंने बोला हम लोग बरिस्ता में मिलते हैं. आईटी के सामने एक बरिस्ता होता था कि हम 4 लोग काम स्टार्ट करें, बरिस्ता में मिलते हैं और वहीं पे हम काम करते हैं. तो वो आप इमेजिन करो कि जो इंसान हजारीबाग जैसे टाउन से आ रहा है, वो अगर ये सोचे कि कॉफी शॉप में जाकर 4 बच्चे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ स्टार्ट करने का, उनके लिए तो, और उनको पता है कि अगर ये इफ ही इज नॉट गोइंग टू अर्न, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दिस सिटी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था मुझे एडवाइस करना कि ये ठीक है तुम ये कर लो. बट व्हेन आई लुक बैक, मुझे लगता है कि वो हर पड़ाव में ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एनेबलर, कि उन्होंने मतलब फियर ऑफ अननोन को फाइट करते हुए उन्होंने बोला ठीक है कोशिश करके देख लो, अगर ये 6 महीने नहीं चलता तो फिर आगे देख लेंगे. तो समवेयर योर फादर हु इज योर प्रोग्रेसिव एडवाइजर, हु बिलीव्स इन यू, कैन बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. मतलब आज के दिन में कितने लोग होंगे. मास्टर क्लास इन पेरेंटिंग है शॉर्ट में ये, बिकॉज व्हाट डज अ चाइल्ड वांट? To be accepted and seen for who he is by his parents, right? Yeah. And your father, in spite of all his fears, Yeah. every decision he was taking, he was behind me. Karo I agree. I just hope I can be as good a parent like him, because I agree with you कि आज के दिन में आप as a parent आप क्या कर सकते हो, आप एक डायरेक्शनली आप उनको एनेबल कर सकते हो कि वो क्या परस्यू कर रहे हैं, उस स्टोरी को परस्यू करने के लिए आप अगर
उनको थोड़ा ये भी एक पुश भी, एंड देयर वाज नो फाइनेंशियल support that he could provide. There was nothing that he could help me with. Moral is Not big enough. हाँ, no network, nothing. But his belief that 6 months you can try. So मेरे को लगा 6 महीने मिल गया कि मतलब अब 6 months तक जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा. वो एक वो भी मिल जाता है आपको, एक सपोर्ट भी मिल जाता है कि चलो 6 months तक वो मुझे पूछेंगे नहीं कि क्या कर रहे हो, और आपको लगता है कि इस 6 months में आपको कन्वर्ट भी करना है. तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ जो अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज जो था, वो कॉम्बिनेशन वो वर्क किया. वो फिर आपको लग रहा था कि आप देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो फॉल बैक फॉर यू. अगर इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग इन 6 months, देन ही माइट आस्क यू अगेन टू गो एंड डू व्हाट यू माइट नॉट वांट टू डू, व्हिच इज मे बी joining. And I'm not undermining anything. I think a lot of engineers have created massive technologies for us. A lot of MBAs are making our life easy by managing lot of businesses, but I was unable to see myself doing that. तो मुझे लगा कि ये आप, I agree with you. My father was a big enabler here. That's amazing. हमन के पॉइंट पे किसी ने बहुत रिसेंटली उन्हें किसी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा ही मंत्र दिया पेरेंटिंग का कि द बेस्ट वे टू रेज अ चाइल्ड इज टू वॉच हिम फॉल, allow him to fall, Nice. but be on the watch. तो ये शायद मैंने अब भी सुना अपने जीवन में, पर मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आपके पिताजी का, जिन्होंने उस जमाने में बावजूद इसके कि वो खुद उतार चढ़ाव अपने जीवन में देख चुके थे उन्हीं चीज़ों में. और बड़ा आसान होता है, हम देखते हैं समृद्ध परिवार में भी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा या तो डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी बने या आईवी लीग चले जाए. Yeah. और बड़ा आसान होता है कि या तो हम बच्चे को पीछे से धक्का देते हैं या आगे उससे बढ़ के खींचने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि बच्चा बस ये चाहता है कि आप उसके साथ चले. तो आई थिंक आज अगर वो होते तो उनसे ज़रूर हम पूछते हैं आपके माध्यम से कि उन्हें इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली. पर इस पॉइंट पे एंड gratitude to him for that exemplary Example that he said. of raising and upbringing. पर अब जाते हैं थोड़ा सा और आगे टाइमलाइन में. जब वो बिजनेस फेल हुआ, जब आपको रियलाइज हुआ कि पीआर के अर्ली अटेम्प्ट्स लाइफस्टाइल में इतने स्केलेबल नहीं है, पार्टनरशिप भी टूटी, तो अभी तीसरी बड़ा माइलस्टोन हो गया जहां पर आपने 2 बार कन्विंस भी किया, आपको एक बहुत बड़ा सहारा भी मिला. बट मैं समझ सकता हूं कि अब आपके अंतर्मन में कुछ बहुत ज्यादा दायित्व का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार आया होगा. वो मनोस्थिति समझाइए जब पहली बार बिजनेस फेल हुआ. तो एक्चुअली तो बिजनेस, मैं बोलूँगा बिजनेस फेल होने से ज़्यादा हमारा डायरेक्शनल, आप कई बार कुछ कर रहे होते हो, आप अपनी जर्नी में कुछ कर रहे होते हो और आपको सडनली रियलाइज होता है कि अभी वो जर्नी में आपको वही रिवॉर्ड मिल रहा है जो आपको चाहिए, बट ये जर्नी जो है वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती. मतलब आप यू कैन अचीव ओनली दिस. तो वो लिमिट मुझे दिखने लग गया था कि ये लिमिट है जिसमें मैं अटक कर रह जाऊंगा. एंड उसको आप फेलियर भी मान सकते हो, बिकॉज कहीं पे आपका ग्रोथ अगर रुक गया तो वो फेलियर ही है. अगर आप कोई भी काम करो, एक एक्टर, उसका स्किल सेट अगर रुक जाता है तो वो उसके लिए फेलियर है. अगर वो चैलेंजिंग वर्क नहीं कर रहा है तो वो फेलियर है. अब वैसे तो फेलियर जैसा कुछ होता नहीं, हम नहीं मानते. एवरीथिंग इज Yeah. द नेक्स्ट स्टेप. मगर फिर भी ग्रोथ फेलियर हो जाता है. ग्रोथ फेलियर. मैं उस जगह से देख रहा हूँ, उस एंटरप्रेन्योर के मन से जिसने एक महत्वाकांक्षा से कुछ चालू किया. और शायद वो अपने लिए फेल हुआ, वो अपने एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा उसे लगा कि तो वो वहां थोड़ा जाता है. तो उस वक्त और हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वो डिसीजन था, बिकॉज हम 4 जो पार्टनर ने पहला काम चालू किया था प्रिसिशन पीआर के अंडर, वी वर कॉलेज फ्रेंड्स, एंड टू मूव आउट ऑफ दैट पार्टनरशिप वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क.
बट समटाइम्स यू हैव टू टेक अ डिफिकल्ट डिसीजन टू रीच समवेयर. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था. आज भी आई एम इन टच विथ माई अर्लियर पार्टनर, वी आर वेरी गुड फ्रेंड. बट उस टाइम पे वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी था, बिकॉज विजन अलाइनमेंट हमारा मिसिंग था. सिर्फ इतना ही था कि विजन अलाइनमेंट मिसिंग था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज इंटैक्ट. हम सबकी इंटेग्रिटी इन प्लेस थी, एफर्ट सब एक साथ मार रहे थे. बट जब उस डायरेक्शन में हम जा रहे थे तो हमने लगा कि मैं अगर इस लाइफस्टाइल बुटीक पीआर फर्म की जर्नी को फॉलो करूंगा तो आई विल बिकम अ वेरी वन मैन आर्मी काइंड ऑफ अ स्मॉल बुटीक एजेंसी. सो मैंने बोला कि मुझे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड चेस करना है, बिकॉज इसमें स्कोप भी है. और मैं जितना पढ़ाई कर रहा था मैं देख रहा था कि सबसे बड़ी बड़ी पीआर फर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, ईडलमैन ऑफ द वर्ल्ड, MSL, they are catering to corporate and then corporate reputation. So directionally, when we moved away, we said that we'll set up a new firm. And उसी वक्त मेरे लाइफ में गौरव पात्रा आए. उनके साथ भी उस टाइम पे उनके जर्नी में डिफिकल्टी हो रही थी, बिकॉज उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया था. उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया था. उनके पार्टनर ने उन्हें अनअनाउंस्ड बोला that he would want to manage the business on his own. So he came and he said that he wants to restart and he thinks that he can restart with me. और मेरी जर्नी में वो भी टाइम था कि जब मैं भी देख रहा था कि मैं how we directionally look at starting something in a new direction. तो वो it all fell in place. और वो हम स्टार्ट ही कर रहे थे. 2007 में हमने स्टार्ट किया था. और मतलब इमेजिन करो कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें आप बिल्ड करना चालू करते हो. और आप अगर याद होगा 2007, 2008, 2009 में रिटेल बिजनेसेस बहुत बन रहे थे. सबका बाजार, रिलायंस ने बहुत सारे रिटेल स्टोर्स खोला हुआ था. एंड देयर वाज अ बूम. सो हम लोगों ने बहुत सारे रिटेल क्लाइंट्स साइन किए, फुटवेयर रिटेल ब्रांड. सो जैसे ई कॉमर्स एक टाइम पे चालू हुआ और बहुत सारे ई कॉमर्स, उस टाइम पे रिटेल ब्रांड्स चालू हो गए थे कि सुपरमार्केट ब्रांड्स. एंड सडनली 2008 में लीमन ब्रदर फेलियर हुआ, जो कि इम्पैक्ट किया इंडिया के मार्केट को 2009 में. 2008, 2009. सो इन योर इनिशियल डेज वी वर बॉर्न इन द एरा व्हेन वर्ल्ड सॉ द बिगेस्ट इकोनॉमिक स्लो डाउन. तो इट and when I look back, I think it also prepares you for the biggest crisis that one can actually see, and then how you can actually catapult your crisis into an opportunity. वहाँ पे जब हम लोगों ने ये देखा कि ये फेलियर हो रहा है, तो there is something that came to us as an opportunity. और वो अपॉर्चुनिटी ये आया कि जिस दुनिया को कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि उस वक्त सेलिब्रेट नहीं किया जाता था जो आज सेलिब्रेट किया जाता है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आया, विच इज योर स्टार्टअप वर्ल्ड. और स्टार्टअप वर्ल्ड क्रिएटेड आवर फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग इनटू व्हाट वैल्यू 360 इज टुडे. आज हम सिर्फ स्टार्टअप को नहीं केटर करते हैं, बट इफ यू विल आस्क मी दैट व्हाट इज योर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन योर जर्नी, इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम. इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड हमारी जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर है. 2007 में फ्लिपकार्ट चालू हुआ था, 2007 में हमने जर्नी चालू करी थी. और उसी टाइम से इफ यू लुक एट द स्टार्टअप वर्ल्ड, 2014 तक स्टार्टअप वर्ल्ड को सेलिब्रेट किया जा रहा था. एवरीबडी वांटेड टू डू अ स्टार्टअप. एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर का टर्म आ गया था कि मतलब पीपल हु वर नॉट वांटिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट दे वांटिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर. एंड उस जर्नी में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन वहाँ से इकोसिस्टम से देखा. एंड लाइक यू सेड कि वो आपका जो एक क्वेश्चन था कि जब वो आपका फेलियर हो रहा होता है या आपको लगता है कि यहाँ से आपकी जर्नी जो है अहेड नहीं जा सकती है, तो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में देखना बहुत ज़रूरी होता है. वो डिफरेंट डायरेक्शन था ये डायरेक्शन जिसमें मैंने बोला कि विल टेक अ चांस, विल टेक अ बेट. एंड वो उस बेट पे आपको इकोसिस्टम का पता नहीं है, कि आपको पता नहीं था कि अभी आपने पार्टनरशिप तोड़ा है और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा. तो समटाइम्स यू आर टेकिंग अ बेट एंड देन इकोसिस्टम डज नॉट वर्क फॉर यू. इमेजिन करो कि हम लोगों ने 2019 में
मैसिव ऑफिस, लाइक फ्लैम्बॉयंट ऑफिस हम लोगों ने लेकर शिफ्ट किया फ्रॉम आवर ओल्ड ऑफिस वेयर वी स्टार्टेड, एंड 2020 में लॉकडाउन हो गया, सो वी वर अनएबल टू एंजॉय आवर ऑफिस स्पेस आल्सो. So sometimes you plan things and then ecosystem does not support it. Then ecosystem आपको बोलता है कि अच्छा, not everything is as per your plan, but you have to pivot your way. You have to find your own rhythm, I will say, to navigate through that. So मैं यही बोलूँगा कि मेरा जब भी ये ट्रांजिशन रहा है, जब आईटी से नहीं जाकर मास कॉम ज्वाइन करना या अपने पहले पीआर फर्म को बंद करके दूसरा पीआर फर्म चालू करना, it took some amount of convincing internally to me, myself, and then talking to your other counterparts, like your partner, your father, and the other believers in you. Like अभी मेरा एक दोस्त है जिससे मैं काफ़ी एडवाइस लेता हूँ, हालांकि वो मतलब हमारे इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री से है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट कई बार मैं उसका एडवाइस जो है वो बहुत मानता हूँ. मैं if I have to, because sometimes ना corporate world वाले से बात करेंगे ना, तो they'll come with a fixed mind. उनको बोलेंगे इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना होता है. So sometimes वो वाला प्रॉब्लम जो है मुझे एक नया लेंस मिल जाता है, एंड कोई ज़रूरी नहीं कि मैं वो एडवाइस हमेशा फॉलो करूं, बट वो जो नया लेंस मिल जाता है उसमें आपको लगता है कि यार I did not look at it from this. Before we take in a break, मैं I leave it with a thought आपके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी. जहाँ तक की जर्नी हम आपके साथ आए हैं, एक बड़ा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रहा है, जिसको कार्मिक क्लोजर भी कहते हैं, कि वो पहले 2 इंसिडेंट्स जब आपको कन्विक्शन की जरूरत थी और शायद आपको अपने आसपास से और सबसे जरूरी आपको पिताश्री से मिली, बार बार मिली, और फिर जब आपको मौका आया और जब कोई ऐसी स्नैपडील जैसी कंपनी आई, कुणाल बहल जो अर्ली स्टार्ट कर रहे थे और पहली बार ट्राई कर रहे थे कार्ड्स में, एंड यू टुक दैट कॉल एंड सपोर्टेड दैट कन्विक्शन बैक, दैट कार्मिक क्लोजर ऑल्सो बिकेम द कार्मिक पे बैक. सो ये छोटी सी स्टोरी है, रियलाइजेशन है, बट आई थिंक इसके अंदर डीप मैसेज शायद जो मैं कन्वे करना चाहता था कि बहुत सारे लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, रुक जाते हैं, but somewhere it's about to continue, and wait for your moment जहाँ शायद आपको मौका मिले, और चीज़ें किस तरीके से होती हैं वो तो हम देख ही रहे. and after 2007 there is no looking back, and you are on to a mission which is unprecedented in itself. So हम मिलेंगे ब्रेक के बाद और बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे कुणाल किशोर के साथ. बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों का in our continued conversations with Kunal Kishore on मैं भारत हूँ पॉडकास्ट. मैं हर्षवर्धन चौहान और मेरे सहपाठी अमलोक मित्र, हमने बड़े ही एक डीप रियलाइजेशन पे हमारा कॉन्वर्सेशन छोड़ा था on how karmic closure does magic in people's lives. एक गहरा क्वेश्चन इसी के साथ एक और है, एक पहलू हम छूना चाहेंगे. कुणाल, कुछ जर्नीज हम जब कवर कर लेते हैं तो दूसरों को देख के, बाहर से देख के बड़ा लगता है कि आसान है, पर एक कहावत है, मैं शाहरुख साहब की लाइन चुरा लेता हूँ कि जिनके होठों पे हंसी पाँव पे छाले हो. इट इज ऑल्सो अबाउट अ डीपर सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, द फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि हर बार आपकी कहानी में एक कॉमनैलिटी दिख रही है कि आप हर समय उस जगह गए जहां का कुछ पता नहीं था, वेयर यू चैलेंज्ड योरसेल्फ बीइंग वल्नरेबल पोजीशंस. शायद बाहर की दुनिया को वो कुणाल किशोर दिखता है जो सबको ये सलाह देता है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पर वो कुणाल किशोर अपने अंदर क्या बोलता है और उसके अंदर की आवाज़ उससे क्या बोलती है, ये हम जानना चाहेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट कि ऐसा कब हुआ कि आपका कोई डीपेस्ट फियर था और वो शायद आपका ग्रेटेस्ट लेसन बना बाद में जाके. एक्चुअली अगर इस जर्नी में आप देखोगे तो कई चीज़ें वर्क किए, बट
देयर वाज अ टाइम, 2016 की बात करता हूँ मैं। 2016 में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आपको लगता है कि कुछ और करना चाहिए। तो 2016 में मैंने एक कंपनी चालू करी, स्मार्ट ट्यूब करके, जिसमें हम लोगों ने 2 कंपनी चालू करी। एक कंपनी थी जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाती थी, और उसका एक डिजिटल वर्जन था जिसमें लार्जली कंटेंट वाज मोर टू डू विथ लाइफस्टाइल, फैशन, ट्रेंड्स। और 2016 was slightly too early for a platform like that to be monetized. तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी गया, बिकॉज आप स्टूडियो लगाते हो, आप लोगों को हायर करते हो। हम लोगों ने अच्छे लोगों को उठाया, एनडीटीवी से उठाया, नेटवर्क 18 से उठाया, हम लोगों ने कंटेंट बनाना चालू किया। बट उस जर्नी में आपको ये समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप स्टेक पे नहीं रख सकते हो। आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और क्योंकि वी आर अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप अपने बिजनेस को अपने ही अर्निंग से बिल्ड करते हो। आप अगर एक न्यू बिजनेस को आप सेटअप करने की कोशिश करते हो तो आप उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को कहीं ना कहीं प्रेशर पे डालते हो। और वो प्रेशर होता है कि आप हाउ डू यू टेक आउट मनी फ्रॉम अ कंपनी विच इज रनिंग फ्रॉम इट्स ओन फ्यूल। और हमने ना उस कंपनी को 2014 से 2016 तक चलाया। 2016 में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ने हमसे मिलकर हमारी कंपनी को इवैल्यूएट किया, और उन्होंने एक बहुत फेयरफुल सिचुएशन पे हमें बोला कि ये योर कंपनी इन 3 months टाइम, जैसे जा रहा है 3 महीने में यू गाइज विल शट डाउन, बिकॉज आपके जो रेवेन्यूज़ हैं उस रेवेन्यू को आप 2 तरफ बांट रहे हो। एक ट्रांसपोर्टर्स पे डाल रहे हो, और एक यहाँ पे वैल्यू 360। और ट्रांसपोर्टर कोई मनी अर्न नहीं कर रहा है, इट्स एन एक्सपेंस। सो दिस इज गोइंग टू create a massive dent in on your ability to sustain your business. That was the time when you had to actually take a tough call, and Transporter was becoming a very decently, and उस टाइम पे हमारे YouTube में 22,000 फॉलोअर्स बन चुके थे, कंटेंट का एंगेजमेंट अच्छा था, बट वी हैड टू टेक अ कॉल। सो वी सेड दैट ओके, ये जितने भी लोग हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स में, उनको हम डिजिटल एजेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम सर्विस कर पाएंगे। तो हम उन सारी टीम को उठाकर डिजिटल एजेंसी में कन्वर्ट किया। कुछ लोगों को हम लोगों ने बोला कि हम वी आर शटिंग द शॉप। सो हम लोगों ने डिफ़िकल्ट कॉल लिया, कुछ लोगों को निकाला कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, अपने कैश मैनेजमेंट को ठीक किया। बट वो जो फियर ऑफ अननोन की बात कर रहे हो आप, वो फियर ऑफ अननोन ये था कि आर वी गोइंग टू शट समथिंग दैट we've created in a massive way. But whenever there is a challenge, there is always an opportunity. That opportunity was setting up my digital agency in that time. It turned out to be that आज के दिन में हमारा डिजिटल एजेंसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बट वो एक पिवटल पॉइंट था हमारे लिए कि आप हाउ डू यू रीलुक एट what you were doing and what you are very confident of. When I look back today, I also feel that आज आप जाकर देखोगे यूट्यूब पे ट्रांसपोर्टर्स, आज भी कंटेंट वहाँ पे है। इट वुड हैव बीन अ कर्ली टेल्स ऑफ टुडे, इट वुड हैव डन रियली वेल। बट द फैक्ट दैट देयर वाज अ फियर ऑफ अननोन, you didn't know how this is going to translate into revenue and business. You took a call and you actually took a safe call. अगर आप बोल्ड कॉल लेते तो आप रिस्क कर सकते हो, और आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी जो है डिफाइन करती है दैट are you alone or are you with a lot of people who've backed you saying that I'm going to be with you, and you took the call basis the responsibility that you had, and you actually chose the safest side because you wanted to be safe for others. अगर वो 21-year-old कुणाल होता जो कंपनी स्टार्ट कर रहा था, जब वो अलोन था, तो मेरा कॉल शायद अलग होता। बट हियर योर एबिलिटी टू टेक रिस्क चेंजेस when you actually go and have responsibilities. फिर आप उस तरीके के कॉल नहीं ले सकते हो जो कि कॉल आप एक इंडिपेंडेंट यंग फाउंडर की तरह ले सकते हो। And that was the time when I actually decided that I'll take the safe bet and decided to shut and
continue. And that year when they were saying it'll shut in 3 months time, we grew, we were profitable and we grew to the maximum. और उसी टाइम पे डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, मार्केट में कैश जाने की वजह से इम्पैक्ट हुआ था. 2016 नवंबर वाज द डिमोनेटाइजेशन टाइम. लेकिन we were able to actually bounce back, we were able to grow from there. And when I look back, I realized that I did a good call. But sometimes when we look back and look at our YouTube content and look at how it was faring, I also feel that if that point of time I had the ability to take the risk, I would have seen a new venture also growing. तो आपको रिग्रेट रहता है कई बार कि आप fear of unknown के चक्कर में और being safe आपने कुछ चीज़ों को छोड़ा. But sometimes you have to just go by your gut. You have to go and take a right call and take the right decision for others who are with you, not just for yourself. Wonderful. मुझे एक बात बताइए, एंड आई एम कमिंग बैक टू समथिंग दैट आई आस्क्ड सम टाइम बैक. मैं इसको कनेक्ट करता हूँ डांस से. जो आपका एक्सपीरियंस था वेयर यू फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेप्ड, इट वाज लिबरेटिंग, फियर ऑफ द अननोन में आप घुसे. और उससे पहले आपकी अवेयरनेस ये थी व्हिच यू स्टार्टेड विद कि यार मैं शायद कुछ सेव करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैड सीन एट होम. पर आपका ट्रेंड लाइफ लॉन्ग अलग रहा. सो व्हाट इज इट फॉर एग्जाम्पल, एक तो डांस जर्नी के बारे में बताइए, अभी भी करते हैं शौकिया. सो उसके बारे में व्हाई नॉट वी वुड लाइक टू गो देयर. एंड what do you think was it was other than your father's backing and shepherding that allowed you to go away from your own belief system and conviction के यार बहुत instability है entrepreneurial journey में, and yet you kept taking that risk. Great thing, now we have evidence and then you kept rising above it and you're getting into a greater risk. So क्या था वो more, if you can identify, which allowed you to go away from your own conviction? तो मैं ना ये I will say that I can see a pattern now. मैं डांसिंग को करियर भी बनाना चाहता था एक टाइम. Oh wow. और पहले मैं सेल्फ ट्रेन था. फिर मैंने ट्रेनिंग ली. एशली लोबो केम इनटू इंडिया. आई वाज द फर्स्ट बैच. कंटेम्प्रेरी में मैंने डांस भी सीखा. कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस म्यूजिकल के साथ हम लोगों ने परफॉर्म भी किया. बट जैसे ट्रेंड स्पॉटर के टाइम पे हम लोगों ने बिजनेस को बंद करके एक सेफ बेट लिया था. उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि फैमिली वाइज आई एम नॉट इन अ प्लेस वेयर आई कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद अ करियर विच इज नॉट नोन येट टू मेक अ आइडियल रेवेन्यू. सो आई चोज दैट ओके लेट मी एक्चुअली गो फॉर अ फॉर्मल जर्नी. तो उस वक्त ना कन्विक्शन से ज्यादा ना लॉजिकल थिंकिंग था. फिर फिल्म मेकिंग का जब मैंने कोर्स किया एंड आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू फिल्म मेकिंग डायरेक्शन. बट उस टाइम पे भी मुझे लॉजिकल चॉइस लेना पड़ा बिकॉज आई रियलाइज दैट एंड आई डू फील दैट इफ योर इंटेंट एंड इफ योर एफर्ट इज देयर एंड इफ यू डू हैव बैकिंग टू बैक यू अप, you will be able to find a place. मैंने बहुत लोगों को backing to back you up, you mean moral or no, not just in a way of saying कि अच्छा you go ahead and do it, and I will, like my father said कि आप business करो और I'll set you up. I needed somebody to say that okay, financially you are secure, you don't have to bother. 6 years go try and make an effort. At that point of time my journey would have been different, but I had to take a logical choice that do I have that comfort or not. And sometimes when I feel that there has been a logical decision that I've taken, it has worked for me. okay? Most of the times. Me getting into mass comm was a choice that I took for a formal education. Me not getting into filmmaking, going into a job which can give me a immediate financial support, help me to get into a place which I like, which has given me identity today. If there is any identity that I have. Even your choice of going the corporate way and not the other way was, I think, that Yes, sensible it was a logical. So now when I look back, it's a pattern where I've taken a choice which was more logical than a heart choice, where I would have actually looked at, by heart, I would have looked at going into
taking dancing as a career or pursuing my professional choice of being a filmmaker. But I had no idea ki whether that would have broken me completely and I would have been a very different place. But my logical thinking has actually helped me. So today, when I always take any decision on anything, I logically take the decision not based on what my heart would mind or what aspirationally I would want to do. So it has always been, and that is how. And now in this conversation, I'm seeing that there was a pattern always. And thank you for making me realize by that question. You have a very good ability to do your own SWOT analysis, I feel, unconsciously. वन लाइन कुणाल, बहुत सारे युवाओं को आप एक लाइन में या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो कन्फ्लिक्ट होता है बहुत लोगों के मन में, स्पेशली युवा है जो अपना करियर बना रहे हैं, वो कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर, कि वो करना क्या चाहते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए. तो फॉर द यूथ हु struggles between the conflict and the internal conflict between duty and desire, उनके लिए आपका एक लाइन का क्या मैसेज? Actually, it will be very different, and it has worked for me, but I do not want to restrict people's dream by saying that don't dream if you don't have a backing for it. I've seen a lot of people making very big without thinking that वो कल का रोटी कैसे खाएंगे or how they're going to survive. And you have enough stories where people have actually made it big just because there was no other fallback for them. For me, I've taken the logical this thing because मुझे ऐसा लगता है, और एक शाहरुख के सक्सेस के पीछे बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स जिनकी कहानी नहीं आती है, जो कुछ नहीं कर पाए हैं, वो भी होता है. सो मुझे ऐसा, मतलब माई एडवाइस वुड बी that there'll be only one success story, but many failures. Do you have the ability to be that success story? Then go for it. But if you are going to chase an unachievable this thing, then take the logical choice. See कि अगर आपका infrastructure है to support you, not to break you, then you actually follow your dream completely. But if you feel that in the journey it can break you, then you have to take the logical choice. Then you can be a success in something else. If my infrastructure would have supported, maybe I would have become a greatest filmmaker and made my name there. But that is a maybe. But since I chose that I would want to actually do something else, maybe today I won't call myself success, but there is something where I could possibly look back and I say that, okay, I have a journey, which is my own journey, which I have built it on my own merit. Whether it's success or a failure is something that we'll see at the end of our life, but I'm happy where I am today. So I would say that you have to make a choice, and sometimes those choices are so bold that you can be a superb successful person, but उसके पीछे बहुत सारे failure होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको choose करना है that are you that maverick who's going to rise above the rest, or you would want to actually create a journey which might not be as big and as celebrated, but it could be a journey which is celebrated in a smaller this thing, but you would be happy about it. So I don't have a regret. I would say that the journey that I look back, there is an identity that it has given back to me. There is a decent place that I am, and I'm happy to now take further more calls. In the journey is ahead, like a lot of things that I want to and aspire to do, this journey can enable me to do. It's a right now I still feel that I'm in early 40s. I have a way long life to go. So maybe, I don't know, as in I might pursue my creative dreams in a different way altogether. Who knows? Yeah. Absolutely brilliant. I think सभी युवाओं के लिए the message is very clear. तो आप जरूर देखें, but कोई रास्ता सही नहीं है. The only thing that you could do is to keep backing your own dreams. Yeah. मिलते हैं अगले सेक्शन में, और अगला सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, रैपिड फायर राउंड विद कुणाल किशोर.
विल सी ऑन द अदर साइड. नमस्कार, धन्यवाद बने रहने के लिए. और हम हैं कुणाल किशोर के साथ, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को ही बैकअप नहीं किया, इन्होंने बैकअप किया है भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स को, बार बार लगातार. और इससे बड़ी सेवा भारत के लिए नहीं हो सकती. तो जब हमें लगा कि मैं भारत हूँ कि सोल क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम रोक नहीं पाए कुणाल किशोर से बात करने के लिए. लेकिन अब करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन. कुणाल, वेलकम बैक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. ये हमारा रैपिड फायर राउंड है और हमारी ये मैस्केट है. इनका नाम जरन कौहर है. तुमने ही बनाया है. ये जो हमारा मैस्केट है जरन कौहर, ये थोड़ा सा एक अलग टेम्पलेट है. हम लोग वो रैपिड फायर क्वेश्चंस नहीं पूछते जिससे हम आपका टेस्टोस्टेरोन एक्साइट करें, जैसे पर्सनालिटीज को रेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोले. क्योंकि हम नहीं चाहते. बट हम चाहते हैं कि रादर देन टेस्टिंग और एक्साइटिंग योर टेस्टोस्टेरोन, ये बड़ा मुश्किल वर्ड है, we ask questions that help your mind to transit. तो क्वेश्चंस जिसका आप जवाब एक लाइन या एक शब्द में दे सकते हैं. we'll keep it feeling, जो मन की फीलिंग पहले आ रही है आपको दे सकते हैं. So the first one, one word your soul has been chasing all your life. Chasing. Or I'll say driving is one day at a time. Sure, perfect. The fear that secretly became your feeling. That I'll fail, Fair. which is it. I'll explain this, that whenever I used to sign a client, I used to think that I have to back another client, that this will go one day. So that was the fear of losing the client. But in that fear, I was trying to chase that I'll have a backup, and that helped me in growth. So that was the journey that I would say. Right now, PR is your dharma, but if not PR, what alternate life would you be living? Filmmaking. One conversation that changed your destiny. My conversation with my father, where I was able to tell him that I want to do something else, not this. Most underrated trait about you that only your closest circle knows. That most of my decisions are not emotional. It's very logical. It's not done with thinking from heart, it's done with thinking from mind. And a lot of my closest friend knows this. That and emotional, when I say, it could be positive, negative also. When I say positive, you can take a decision which is very heartfelt, or you can take a decision in haste, because even anger is an emotion. So many times I've been able to deal through my emotion and take a decision which was more logical, rather than based on what I'm feeling right now and how I should react to this situation based on what my emotion is saying. Perfect. Legacy or recognition, what truly drives you today? None of these. Fair enough. A failure you know silently that you thank the universe for. Failure of not trying what I wanted to be, but I thank it because I'm happy in the journey that I am. If your life were a spiritual book, what would the title be? One day at a time. Brilliant. One person who unknowingly shaped your path. My friend Anshay. Perfect. That's to Anshul. Anshay. Anshay. Brilliant name. Anshay, आपका नाम आपकी अनुपस्थिति में लिया जा चुका है, तो आप हमारे साथ हैं. And the last one, your definition of success 5 years from now without using money or fame. Being able to live a life that I want to. Okay. Our ultimate curveball question, here it is. If the universe gave you a sign tonight that you are exactly where
you are meant to be, what would that sign look or feel like? Keep moving. Perfect. Thanks a lot. I think couldn't have been a more insightful Yes. rapid fire. I want to get on to his now biggest maybe fear and logical thinking, your IPO. Yeah. Let's talk about that a little bit. Yeah, actually, I would use the term not fear, but this is the sense of responsibility. Because, because today when I'm going for this path of IPO, it's a journey that I'm taking with a dream to actually do something bigger than what I'm doing. But also having a lot of responsibility because we are the first in the industry. PR industry in India has never been listed before. So the responsibility of how the investors, retail investors are going to view our industry and the tone for our industry in the investment circle is going to be defined by how we are going to perform in the market. So that's a big responsibility because this is going to open door for a lot of independent PR founders who can actually go and do much more than what they're doing by actually going and listing their company and having capital to grow further. So today I do see this as a sense of responsibility and not sense of fear that we are going for an IPO. And I think that sense of responsibility is going to make sure that I'm not just seeing this from a business of my own, but I'm seeing this from the industry at large, where how I could possibly contribute back to an industry which has given the identity to me. And that is what I would say about my IPO journey. Yeah, you're possibly going to be the catalyst for possible growth for so many dreams. Yeah. That's amazing. Thank you. No, absolutely. So at the closure, I think here is, I would, as a professional, as Harshvardhan Chauhan, I would want to say as a call to all investors, to all institutional investors, merchant bankers and corporates around the country and globally. I think I have not personally seen, and I can vouch for having seen very closely Kunal Kishore's journey for last more than a decade. I think the way he has supported the Indian startup ecosystem time and again, and indirectly I could put any number in multiple tens of $billion of how he has supported in creating those unicorns. I think this way, Kunal's gesture of the karmic closure of helping a Snapdeal became the next big point, could be your karmic closure of giving it back and making this the most successful IPO India has ever seen. And inshallah, we have all our blessings that you create not just a platform which is a successful IPO, but I think a more important precedent when more entrepreneurs and the Mahis of Hazaribagh can dream bigger. And inshallah, आप अगर माही नहीं होते तो बाहुबली तो बिल्कुल लग ही रहेगा. तो हमारी एक सिग्नेचर क्लोजर होता है, हम कुछ पंक्तियां लिखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम. वी आर थैंकफुल, यश भाई, कार्तिक, अनुराग, राघव, and of course Aman from all our team. Few lines for the closure as a tribute to you for being kind to be with us. So it's a message from all of us to you and the larger audience. So it's to the soul who once feared the fire, but now forges legacies in its flame. Kunal, the universe remembers your work. In lifetimes past, you whispered to the stars, I will return not to rule, but to rise. Not to conquer, but to carve paths for others. And so, here you are, holding space, shaping voices, turning silence into story, doubt into destiny for everybody around you. You feared business,
but business became your dharma. You walked many jobs, but one flame guided them all. You served others, but now this universe serves you back. And through the clients you never chased, the blessings you never asked for, the IPO that rises not just in value, but in purpose, today the karmic wheel turns, not to test, but to thank you. So the voices you lifted will echo in eternity, and this moment, this mic, this message is the universe bowing back to you. Your return has begun. Thank Thank you. you. Thank you. Namaskar. Thank you and all the was best. lovely. All the best.